गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में गाइज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यूएस वीज़ा का जो फॉर्म्स होता है वो किस तरीके से आप लोग को फिल करने हैं जब भी आप लोग कनाडा में आते हो, स्टडी वीज़ा पे यहाँ पे रहते हो आप लोग, और आप लोग को यूएस का वीज़ा चाहिए रहता है। एंड जो एप्लीकेशन आप लोग सारा करते हो ना, तो वो आप लोग को आज की वीडियो में पता लगेगा। कौन से फॉर्म फिल करना है, अपॉइंटमेंट्स किस तरीके से आप लोग को फिल करनी होती है, वो सारा कुछ आपको आज की वीडियो में आइडिया लगेगा। ज़्यादा देर नहीं करते गाइस, वीडियो शुरू करते से पहले अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो तो कर दिया करो। अच्छा लग रहा है, चीज़ से ग्रो कर रहे हैं। अब ज़्यादा देर नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। तो ये वाली वीडियो के अंदर गाइस पहले आप लोग को बताता हूँ कि आपको यूएस वीज़ा अप्लाई कब करना चाहिए जब आप लोग कनाडा आते हो, एंड देन आप लोग को मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा, एंड देन हम लोग अप्लाई करेंगे। और एक और चीज़ बताता हूँ, मैंने खुद अपना एप्लीकेशन कर दिया है एंड 2 मंथ्स के अंदर अंदर मेरा यूएस वीज़ा का डेट है। अभी तक मिला नहीं है मुझे यूएस वीज़ा, बट एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा मैं कर चुका हूँ। तो वो सारा मैं आज के वीडियो में आप लोग को दिखाऊंगा किस तरीके से होता है, एंड जब भी हम लोग यूएस वीज़ा के लिए जाएंगे तो वो भी वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। सो पहले आप लोग को बताता हूँ, जब भी आप लोग कनाडा आते हो तो आप लोग को यूएस वीज़ा कब अप्लाई करना चाहिए। नंबर 1 गाइज, मेरे लिए इतनी हाई प्रायोरिटी चीज़ थी नहीं है। तो मैं जब आया तो मेरे फ्रेंड्स और ये लोगों के लिए ज़्यादा हाई प्रायोरिटी था, बिकॉज जब से आए थे वो लोगों ने आते ही 1 महीने के अंदर यूएस वीज़ा का डेट ले लिया एंड वगैरह वगैरह। बट मैंने इतना वो टाइम पे ये सब चीज़ों में ध्यान नहीं दिया, बिकॉज मेरे को लगा पढ़ाई एंड ऑल चीज़ों में ज़्यादा फोकस देना चाहिए रादर दैन यूएस वीज़ा एंड ऑल, बिकॉज वीज़ा आ भी जाता तो मैं यूएस जाने वाला तो था नहीं। सो आफ्टर 9 और 10 मंथ्स मुझे जब हो गए थे यहाँ पे कनाडा में आने के बाद, तब मैंने वीज़ा अप्लाई किया, बिकॉज मुझे किसी ने बोला था कि स्टडी परमिट के ऊपर यूएस वीज़ा एप्लीकेशन ईजी रहता है और वीज़ा दे देते हैं। अब ये भी एक मिथ है कि स्टडी परमिट पे जब आप कनाडा में रहते हो और आप लोग को अप्लाई कर देना चाहिए और आपको वीज़ा इजीली मिल जाता है यूएस का। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये सब खाली बातें हैं। आप लोग वर्क परमिट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो एंड स्टडी परमिट पे भी कर सकते हो। सो जब भी आपके पास टाइम हो, आप फ्री हो तो कर सकते हो। एंड मैं तो इतना हाई प्रायोरिटी देता नहीं इसे, बट अगर आपको यूएस जाना है एंड कुछ है तो आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। सो फ्यूचर में आप लोग 10 साल के फ्रेम तक जा सकते हो यूएस। सो ज़्यादा टाइम पास नहीं करते गाइस, सीधा हम लोग DS 160 जो फॉर्म होता है वो फॉर्म पूरा का पूरा फिल करेंगे, बिकॉज जब भी आप लोग यूएस वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट बुक कराते हो आपको ये पूरे फॉर्म में आपको डिटेल्स फिल करनी होती है, ठीक है। 2 ही चीज़ें होती है, एक DS 160 फॉर्म होता है जो आप लोग को वहाँ पे लेके भी जाना होता है, एंड दूसरा अपॉइंटमेंट होता है। तो 2 चीज़ें करनी होती है। पहले आप लोग को DS 160 बताता हूँ एंड देन अपॉइंटमेंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले गाइस आप लोग को कनाडा का जो भी आपका एड्रेस होता है ना वो फिल करना होता है, मतलब जहाँ पे भी आप लोग कनाडा में रहते हो वो। देन वो पूछेगा इज योर मेलिंग एड्रेस सेम एज योर होम एड्रेस, तो ऑब्वियसली येस। आपको फ़ोन नंबर देना है, कनाडा का फ़ोन नंबर देना है। यहाँ पे इंडिया की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, सारा कुछ कनाडा का ही आएगा, ठीक है। देन हैव यू यूज्ड एनी अदर फोन इन द लास्ट 5 years, फोन पूछ रहा है, फोन नंबर इन द लास्ट 5 years, ऑब्वियसली नो, बिकॉज आपको आए 1 ही साल हुआ होगा एंड 1 ही नंबर होगा आपके पास, सो ऑब्वियसली नो ही लिखें करेंगे। एंड देन हम लोग नीचे जाएंगे, ईमेल एड्रेस आप लोग को लिख देना है। ईमेल एड्रेस के बारे में पूछेगा गाइस, अगर आप लोगों ने कोई और एक्स्ट्रा ईमेल एड्रेस हो तो वो भी लिख देना। देन यहाँ पे सोशल मीडिया के बारे में पूछता है, आपका इंस्टाग्राम पे कोई अकाउंट हो या यूट्यूब पे कुछ आप करते हो या कुछ भी ऐसा है तो आप लोगों को कोई ना कोई ऐसा अपना सोशल मीडिया प्रेजेंस दिखाना पड़ेगा, ताकि वो लोग को पता लगे कि नहीं एक्चुअली में ये प्रोफाइल जेन्युइन है एंड सारी चीज़ें जेन्युइन है। तो जस्ट फॉर दैट वो लोग सोशल मीडिया का और ये सारी चीज़ें पूछते हैं आपसे। एक ही सोशल मीडिया का प्रेजेंस दिखाना है तो दिखा सकते हो, 2 का प्रेजेंट करना है तो प्रेजेंट कर सकते हो, बट मैंने जब किया था तो मैंने तो 1 ही किया था। एंड आप लोग को एप्लीकेशन ऑलवेज सेव करना है, बिकॉज होता क्या है यहाँ पे ऑलवेज सेशन टाइम आउट हो जाता है, ठीक है। तो जब भी ये फॉर्म तो बहुत बड़ा है, तो कुछ टाइम के अंदर अंदर ना ये DS 160 फॉर्म जो होता है ऑटोमेटिकली टाइम्ड आउट हो जाता है। अगर आप लोगों ने सेव नहीं किया होगा ना इन्फॉर्मेशन तो पहले से पूरा भरना पड़ेगा। सो मेक श्योर एक बार पूरा फिल कर देते हो ना, देन सेव कर देते हो, डबल चेक करने के बाद आगे बढ़ते हो। फिर जो सेकंड पेज आता है जिसमें आप लोगों को पूरा पासपोर्ट का इन्फॉर्मेशन देना है। आप लोगों को पासपोर्ट या ट्रैवल डॉक्यूमेंट या जो भी सारी चीज़ें आप लेके आए हो यहाँ पे, सो वो तो रेगुलरली लगेगा ऑब्वियसली। देन पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर, आपका पासपोर्ट का नंबर चाहिए रहता है। देन आप लोग को पासपोर्ट बुक नंबर पूछेगा तो ऑब्वियसली डज नॉट अप्लाई कर देना। देन कैनेडा अथॉरिटी दैट इशूड पासपोर्ट, तो हमारा पासपोर्ट इंडिया का होगा ऑब्वियसली। जहाँ जो भी कंट्री से आप लोग आते हो तो वो कंट्री का पासपोर्ट जो होता है वो कंट्री आप लोग को लिखना है यहाँ पे। फिर कहाँ पे आप लोग को आपका पासपोर्ट कौन से कंट्री में इश्यू हुआ था, सो वो लिख देना है आप लोगों को, मतलब कौन सी सिटी में इश्यू हुआ था, कौन से स्टेट में, एंड वो सारी चीज़ें आप लोग को प्रोवाइड करनी है। फिर आप लोगों को इस इश्यू डेट डालना है, आपका पासपोर्ट का जो भी जब भी इश्यू हुआ था आप लोगों को पासपोर्ट, एंड कब वो एक्सपायर होगा, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पे देनी होती है। सो देखो यहाँ पे सेशन टाइम आउट हो गया, ओके करना है। एंड देन एक बार सेशन टाइम आउट होता है, ओके करके फिर से आप लोग अपना एप्लीकेशन चालू करना होता है। ये बहुत बार होगा, ठीक है, बिकॉज ये मेरे साथ भी बहुत बार हुआ था जब मैं फिल कर रहा था। बार बार सेशन टाइम आउट हो जाता है तो आपको फिर से बाहर के पोर्टल पे लेके जाएंगे, देन आपको फिर से अंदर आना पड़ेगा। इसलिए कह रहा हूँ बार बार आप लोगों को इन्फॉर्मेशन जो भी हो नीचे सेव करना एंड देन सेव एंड कंटिन्यू पे प्रेस कर देना, ठीक है, वरना सारा कुछ चला जाएगा। फिर गाइस वो आपसे पूछेगा कि आप लोग मतलब हैव यू अटेंडेड एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एट अ सेकेंडरी लेवल और नॉट, मतलब अगर इंडिया के अंदर आप लोग 12th करके आए हो तो उसका इन्फॉर्मेशन डालना है। अगर आप बीटेक करके आए हो
तो उसका इन्फॉर्मेशन डालना है। तो जो भी आप लोग पास इंडिया में आपने लास्ट पढ़ाई करी थी उसका पूरा इन्फॉर्मेशन डालना है। सो जो भी स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, उसकी पूरी डिटेल्स डालनी होती है। मेक श्योर, मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन जो भी डाल रहे हो ये दो बार चेक करना, बिकॉज नंबर्स बहुत ज़्यादा है, फ़ोन नंबर्स बहुत ज़्यादा है, जिप कोड बहुत ज़्यादा आएंगे, पोस्टल कोड काफ़ी ज़्यादा आएंगे। सो इसमें इधर उधर ना कर दो, इधर उधर हो जाएगा ना भाई तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो थोड़ा रिव्यू करते करते करना। आप लोग को डेट ऑफ अटेंडेंस भी लिखना पड़ता है कि कब से कब तक आप लोग वहाँ पे एम्प्लॉयड थे, मतलब कब तक पढ़ रहे थे आप लोग वहाँ पे। तो वो अप्रॉक्स लिख दोगे तो चलेगा, इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, बट लाइक 1-2 महीने के हिसाब से मैटर नहीं करेगा, चलेगा। फिर गाइस नेक्स्ट वाले पेज पे आप लोग को एडिशनल वर्क या एजुकेशनल या ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशन जो भी आप लोगों ने एडिशनली वो प्रोवाइड करनी होती है। सो यहाँ पे पूछेगा आपसे कि डू यू बिलोंग टू अ क्लैन और अ ट्राइब। सो ऑब्वियसली नो, कोई बिलोंग नहीं करता होगा क्लैन और टाइप से, बट अगर करते हो तो यस लिख देना। देन प्रोवाइड ए लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस यू स्पीक। सो ऑब्वियसली इंग्लिश हाई प्रायोरिटी है तो इंग्लिश ही लिखना है यहाँ पे। एंड अगर कोई और लैंग्वेज आपको जैसे फ्रेंच आती हो तो वो लिख सकते हो, बिकॉज ये सब लैंग्वेजेस ना थोड़ा ईजी कर देते हैं आप लोग को वीज़ा मिलने में। सो अगर आपने फ्रेंच आती है, इंडिया में सीखी है, मतलब आती है मतलब ऐसे नहीं खाली ABCD आता हो, आपको प्रॉपर आनी चाहिए, तभी यहाँ पे मेंशन करना। फिर पूछेगा आपसे कि हैव यू ट्रैवल टू एनी अदर कंट्री रीजन्स विद द लास्ट 5 years। अगर आपने इंडिया के बाहर कहीं ट्रैवल किया है तो वो लिखना। हैव यू बिलोंग टू कंट्रीब्यूट टू और वर्कड फॉर एनी प्रोफेशनल सोशल और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, उसका भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तभी लिखना जब वो कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो या नाम हो उसका। छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम किया तो यस लिखने की जरूरत नहीं है, कोई ज़्यादा डिटेल्स आपको पूछेंगे भी नहीं वो। फिर ये डॉक्यूमेंट को सेव करके हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। फिर गाइस सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड पेज पे आते हैं हम लोग। सो डू यू हैव अ कम्युनिकेबल डिजीज ऑफ पब्लिक हेल्थ सिग्निफिकेंट, या कोई भी तरीके की बीमारी है आपको, ठीक है। अगर कोई इंटेंस लेवल पे मेजर बीमारी है तो वो लिखनी है आप लोग को, नहीं है तो नो कर देना है। देन आपको सारे सिक्योरिटी के क्वेश्चंस पूछता है गाइस कि हैव यू एवर कमिटेड अ क्राइम और हैव यू एवर बीन इन्वॉल्वड इन अ क्राइम। सो नो, बट एक बार रीड कर देना, 99% के आंसर्स नो ही है, बट स्टिल एक बार रीड करते चले जाना ताकि आपको एक आइडिया लगे क्या पूछ क्या रहा है वो। सो ये तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ते चले जाओगे, 99% नो ही है। सो सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड जो होता है ना गाइस वो आपको ज़्यादा पूछा जाता है यहाँ पे, बट आई रिकमेंड यू टू रीड इट एंड देन नो करना, बिकॉज अगर कुछ हो और आपने नो कर दिया तो प्रॉब्लम हो सकता है। देन सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड का पार्ट 4 आता है, हैव यू एवर सॉट और ऑब्टेन असेस टू ऑब्टेन अ वीज़ा एंट्री इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ऑब्वियसली नो करना है ये सब चीज़ों में। सो हैव यू एवर बीन रिमूव्ड और डिपोर्टेड फ्रॉम एनी अदर कंट्री। सो नो, ऑब्वियसली वी आर नॉट डिपोर्टेड। सो एज यूजुअल सारे नो 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 करते रहना, पढ़ते जाना और नो 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 मेंशन करते जाना। सो गाइज यहाँ पे आप लोग को फोटो अपलोड करनी होती है, ठीक है। अब ये जो फोटो अपलोड करनी होती है ना, इसकी रिक्वायरमेंट होती है, ये खाली ऐसे ही नहीं होता है कि आप फोटो कोई भी अपलोड कर दो। एक प्रॉपर इनके डायमेंशंस होते हैं, साइज़ होती है, मेगापिक्सल्स होते हैं, एंड उसमें क्लियरली बोला होता है आपको किस तरीके से फ़ोटो के आपकी आंखें जो होती है कैमरा में दिखनी चाहिए क्लियरली, मतलब कैमरा को फेस करनी चाहिए, एंड बहुत सारी और भी रिक्वायरमेंट्स होती है। सो एक बार ये सारी रिक्वायरमेंट्स आप लोग पढ़ लेना एंड देन आप लोग फोटो अपलोड करना, वरना बार बार फोटो रिजेक्ट होगा। मुझे 45 मिनट्स लगे हैं फोटो अपलोड करने में, इतनी बार मेरा फोटो रिजेक्ट हो रहा था, ठीक है। बार बार रिजेक्ट हुआ जा रहा था, बिकॉज मैं डायमेंशंस देखता था, अपलोड करता था, कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से रिजेक्ट हो जा रहा था। सो बैकग्राउंड जो भी आपका फोटो का है वो आपको रिमूव करना पड़ेगा। लाइक अगर कोई कलरफुल पीछे है, ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए, जैसे इस तरीके का अगर बैकग्राउंड है तो वैसा ही होना चाहिए। एंड मैं तो कहता हूँ एक वाइट शर्ट वाइट बैकग्राउंड हो तो ज़्यादा अच्छा है, या ब्लैक शर्ट या वाइट बैकग्राउंड हो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। कोई कलरफुल कपड़े पहन के मत फोटो खिंचा देना, वरना उसमें भी रिजेक्शन देते हैं ये, ठीक है। वीज़ा रिजेक्शन नहीं देंगे, यहाँ पे फोटो अपलोड का रिजेक्शन आएगा। फिर आप लोगों ने गाइस जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी होती है ना, वो इन्फॉर्मेशन एक बार रिव्यू करना बोलते हैं आप लोगों से। एक बार आप लोग फोटो अपलोड कर देते हो ना, देन जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने प्रोवाइड करी है वो सारी एक बार वो दे देते हैं, यू हैव टू जस्ट रिव्यू इट। सो एक बार यहाँ पे भी पढ़ लेना तो आइडिया लग जाए कुछ गड़बड़ ना की हो। एंड अगर गड़बड़ की है तो एडिट कर देना एंड देन उसका प्रिंट निकाल देना, और हर एक पेज का प्रिंट निकालना, बिकॉज यू विल नीड दिस व्हेन यू आर गोइंग ओवर देयर। मतलब जब भी वीज़ा अप्लाई करने जाते हो तब। एंड एक बार सारा कुछ आपका खत्म हो जाता है ना गाइस, तो कुछ इस तरीके का पेज आपको जनरेट होगा, जो फाइनल इन्फॉर्मेशन के साथ आपका फोटो एंड देन आपका बारकोड होगा। ये जो बारकोड ऊपर दिख रहा है ना, बारकोड होता है, मैं दिखा नहीं सकता आप लोग को ये सारी चीज़ें, बट इस तरीके का फाइनल पेज आपका आएगा। एंड ये जो फाइनल पेज है ना, इसका आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है और प्रिंट निकाल देना है, ठीक है। नीचे पूछा होगा, नीचे क्लियरली आपको बोला होगा कि प्रिंट एप्लीकेशन, उस पर प्रेस करना एंड पूरा का पूरा डेटा आप लोग जो भी आप लोगों ने फिल किया है वो प्रिंट हो जाएगा वहाँ पे। फिर जैसे गाइस आप लोग का ये पूरा एप्लीकेशन DS-160 फॉर्म फिल हो जाता है, इसके बाद आप लोग को शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट करना है, जो दूसरे वेबसाइट पे जाके आप लोगों को करना होता है, बिकॉज अपॉइंटमेंट तो लेना है ना।
आप लोगों ने तो फॉर्म फिल कर दिया, अब आप लोग को यूएस वीज़ा का अपॉइंटमेंट लेना है, जो अभी आप लोग को मिलना बहुत मुश्किल है, बिकॉज 2-3 साल का वेटिंग चल रहा है। तो अभी आप लोगे ना तो आपको नेक्स्ट ईयर एंडिंग का मिलेगा या फिर 2025 का मिलेगा, इस तरीके का चल रहा है अभी। सो अगर आप जाना चाहते हो, अगर आपको यूएस जाना है, कोई भाई है, बहन है या कोई भी रहता है, सो जल्दी कर देना अगर आपको जाने की जल्दी हो तो। बट मेरे जैसा कुछ केस हो तो डजेंट मैटर, कभी भी करना है कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड ये DS-160 फॉर्म जो होता है ना, इसमें मेन 2 डाउट्स आते हैं लोगों को। नंबर 1 डाउट होता है कि मेरा अगर कोई रिलेटिव नहीं है तो मैं क्या लिखूँ, बिकॉज वो इन्फॉर्मेशन तो आपको प्रोवाइड करनी है, बिकॉज नहीं करोगे तो वो पेज आगे जाएगा ही नहीं। टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आपके आजू बाजू में जो फ्रेंड्स है, आपके ग्रुप में कोई बंदा है, उसका कोई रहता हो तो उसका इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो। आपको यूएस वीज़ा के इंटरव्यू में ऐसा नहीं पूछेंगे कि कौन वहाँ रहता है और किसके लिए जा रहे हो, वो तो कोई भी रीज़न आप दे सकते हो, डजेंट मैटर। आपने जो भी फॉर्म में फिल किया वहाँ पे कनेक्ट नहीं हो तो भी चलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिकॉज मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के पास यूएस वीज़ा आ चुका है और वो लोगों ने यहाँ पे कुछ फिल किया था, वहाँ पे जाके कुछ और ही बोला है। सो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, वो सब चीज़ें मैटर नहीं करती है। एंड नंबर 2 होता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप वर्क परमिट पे हो और आप लोगों ने वीज़ा स्टडी परमिट पे अप्लाई किया, स्टडी परमिट की इन्फॉर्मेशन डाल दी है, कोई टेंशन नहीं लेना है। वर्क परमिट पे हो तो आपका जो भी जॉब है, जहाँ पे भी करते हो, कंपनी का ऑफर लेटर लेके चले जाना एंड दिखा देना कि मैंने जब अप्लाई किया था मैं स्टडी में था और अभी मैं वर्क पे हूँ। सो इस तरीके का रहता है, कुछ इतना रहता नहीं है गाइस, बहुत सिंपल प्रोसेस है। एंड अभी हम लोग यहाँ पे शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट करेंगे। सो यहाँ पे एक बार जैसे आप लोग ये साइट के अंदर आ जाते हो गाइस, यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीज़ें पूछेगा, प्लीज सेलेक्ट द कंडीशंस दैट बेस्ट अप्लाइज टू यू। यहाँ पे ऑप्शंस में से गाइस आप लोग को सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि आई एम अ नॉन कैनेडियन सिटीजन रिसाइडिंग इन कैनेडा हु हैज कंप्लीटेड द यूएस नॉन इमिग्रेंट वीजा एप्लीकेशन DS-160, जो फॉर्म मैंने हम लोगों ने फिल किया ना वो फॉर्म, एंड वांट टू अप्लाई फॉर अ वीज़ा। सो सेकेंड वाला अप्लाई करेंगे, कुछ और मत कर देना वरना फाइल कहीं और ही चली जाएगी, बिकॉज यूएस वीज़ा का भी ये एक फॉर्म नहीं होता है, यूएस वीज़ा बहुत तरीके के होता है। फिर आप लोग को यहाँ पे आपका नेम देना होता है, गिवन नेम, देन सर नेम, ईमेल कंफर्मेशन, पासवर्ड एंड पासवर्ड कंफर्मेशन। अगर आप लोग नया मेल क्रिएट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो यहाँ पे, डजेंट मैटर। या फिर आप लोग का कोई ऐसा मेल लिखना है यहाँ पे जो बहुत बिजी ना हो, बिकॉज वहाँ पे अपडेट्स कभी कभी आते रहती है। सो आप जब भी ओपन करो तो आप चेक कर सको इस तरीके का हो मेल, तो वही यहाँ पे लिखना। नीचे सारा अग्री कर देना, आई अग्री। देन आप जो भी कंट्री में हो कंट्री सेलेक्ट कर देना एंड उसका नंबर डाल देना। फिर एक बार गाइस सारा काम कंप्लीट हो जाता है, अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है, तो इस तरीके का पेज आता है कि आपका अपॉइंटमेंट ये डेट ये ईयर पे बुक हुआ है, कौन सा लोकेशन। कनाडा में अगर आप लोग हो तो आपको 2 लोकेशन पूछेगा, टोरंटो या तो फिर ओटावा पूछता है, तो दोनों में से एक रहता है। मैं तो कहता हूँ टोरंटो सेलेक्ट करना अगर आप लोग ओंटारियो में रहते हो तो, मतलब कहीं पे भी यार, विंडसर में रहते हो, टोरंटो में रहते हो या फिर किचनर, मिसिसागा, कहीं भी रहते हो तो टोरंटो सेलेक्ट कर देना। वरना फिर ओटावा करोगे तो ओटावा जाना पड़ेगा, डिपेंड्स, बिकॉज वो ट्रैवलिंग का भी खर्चा आपको ही देना है। सो मेक श्योर जो ऐसी जगह करो जो नज़दीक हो और फटफट वहाँ पे पहुँच सको। फिर आप लोगों को बताता हूँ गाइस कि फाइनल जो आप लोग को पेमेंट करना होता है उसका प्राइस कितना होता है। मतलब ये जो पूरा फॉर्म फिल किया आप लोगों ने, देन आपका डेट आप लोगों ने बुक किया, तो वो डेट बुक करने से पहले आपको प्राइस फिल करनी होती है। वो अप्रॉक्सीमेटली $200 के आसपास रहता है, $160 के आसपास होता है, एंड देन विद टैक्सेस तो 200 के इर्द गिर्द हो जाता है आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म होता है या फिर वीज़ा का जो डेट आपने बुक किया है वो। सो ये था गाइज आज का वीडियो, कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। बहुत सारे लोग बोलते थे भाई कि यूएस वीज़ा की डेट कैसे बुक करें कनाडा में आने के बाद, स्टडी परमिट पे बताओ। सो आ गया मेरे लिए। मैंने जैसे पहले भी कहा इतनी हाई प्रायोरिटी चीज़ थी नहीं, तो इसलिए मैंने वीडियोज़ के अंदर भी इसको इतना हाई प्रायोरिटी नहीं दिया। मैंने बोला जब टाइम मिलेगा मैं डाल दूंगा ये वाला वीडियो। सो मैंने एक्चुअली 4-5 महीने पहले डेट बुक किया था एंड मैं वीडियो अभी बना रहा हूँ। सो एज आई सेड भाई, हमेशा अपने करियर पे ध्यान दो, ना कि ये सब चीज़ों पे। यूएस वीज़ा इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नहीं मिला तो भी कुछ पहाड़ नहीं गिरने वाला है। जब भी आप लोग यहाँ पे PR हो जाओगे, सिटीज़न हो जाओगे, आप लोग जा सकते हो। आपको कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं। एक बार अब यहाँ पे आप सिटीज़न हो जाते हो ना, तो पासपोर्ट यहाँ पे एम्बेसी में दिखा के आप लोग डायरेक्टली यूएस जा सकते हो। सो इस तरीके का रहता है। सो इतना मेन इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है कि आप लोग अपना एनर्जी और टाइम बिगाड़ो इसके अंदर, बट अगर फ्री हो, आपके पास कुछ दिनों का टाइम है तो कंप्लीट कर देना। फ्यूचर में कभी जाना हो तो जा सकते हो। सो यही था गाइस, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।